हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के अप्रैल 2021 के करंट अफेयर का थर्ड पार्ट करेंगे। हम अपना उत्तराखंड का करंट अफेयर वीकली कवर करते आ रहे हैं फ्रॉम नवंबर 2020 और आज हम अप्रैल के पार्ट पे हैं और थर्ड पार्ट है ये, यानी कि थर्ड वीक है। और ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। हमारा जो पैटर्न है करंट अफेयर का वो है एमसीक्यू और जो एक्सप्लेनेशन है आंसर्स की वो हम विद इन द एमसीक्यू देखते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन के साथ ही फ्रेम हो जाए। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 91st एनिवर्सरी पे पेशावर इंसिडेंट की। पेशावर इंसिडेंट वो इंसिडेंट था जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि अब वो ज़्यादा देर तक इंडिया में रह नहीं पाएंगे। हुआ क्या था पेशावर इंसिडेंट में? जो पठान थे पेशावर के, उन पे गोली चलाने से मना कर दिया था। किसने? इंडियंस ने। मतलब जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने कहा था कि हम जो पठान हैं उन पे गोलियां नहीं चलाएंगे। तो ये पहली बार हुआ था कि ब्रिटिशर्स के अंदर काम करते हुए भी इंडियन ने मना कर दिया उनकी आज्ञा को मानने से। तो ये जो 91st एनिवर्सरी है पेशावर इंसिडेंट की, ये सेलिब्रेट की गई। आपको ये बताना है कि ये पेशावर इंसिडेंट कौन से साल में हुआ था। ये 23 अप्रैल को हुआ था, आपको साल बताना है। इस पेशावर इंसिडेंट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आपने जब उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इनके बारे में पढ़ा होगा। यही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले मना किया था कि हम लोग पठान्स पे फायर नहीं करेंगे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं पेशावर इंसिडेंट के साथ एसोसिएटेड। और ये पेशावर इंसिडेंट कब हुआ था ये आप बताएंगे। तो ये आपका हुआ था 23 अप्रैल 1930 को और अब 2021 में इसकी 91st एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस इंसिडेंट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड लीडर कौन से थे तो वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिन्होंने मना किया था गोली चलाने से पेशावर में पठान्स के अगेंस्ट। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड अर्थ डे पे है। आपको बताना है कि अप्रैल के कौन से दिन ये वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका जो सेलिब्रेट होता है ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट डेज हैं कुछ साल के जिन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद करना पड़ेगा। हर एक दिन याद नहीं करना है, लेकिन मैं वही डेज कवर करने की कोशिश करती हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर वो इम्पॉर्टेंट हैं तो उनका थीम भी इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड अर्थ डे का जो थीम था वो था आपका रीस्टोर अवर अर्थ। मतलब हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज को ठीक है यूज करके अर्थ को इस तरीके से बनाना है कि वो सस्टेनेबल बन पाए। हमें इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना, केवल उतना ही यूज करना है जितने की जरूरत है। तो सस्टेनेबल अर्थ बनाने का हमारा क्या है, टारगेट होना चाहिए। और ये टारगेट था वर्ल्ड अर्थ डे में वाया द थीम जो है रीस्टोर अवर अर्थ। देखिए, अगर हमने अर्थ को रिस्टोर नहीं किया तो ये जो आपको इसकी सीनिक ब्यूटी दिखाई दे रही है ये हो जाएगी खत्म। ये इस तरह से बन जाएगी, रहने लायक बचेगी नहीं। तो वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन राजेश चंद्रा जी के आर्ट वर्क पे है। ये यंग पेंटर हैं उत्तराखंड के। आपको बताना है ये उत्तराखंड के कौन सी जगह से आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनकी जो पेंटिंग है वो इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्थ ग्रुप पे क्या हुई है, एग्जिबिट हुई है। और ये अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्थ ग्रुप है कहाँ पे, तो ये आपका लंदन में है। ठीक है, यंग पेंटर हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इनकी पेंटिंग किस चीज से थी, मतलब इनकी पेंटिंग में दिखाया क्या गया था, तो इनकी पेंटिंग में दिखाया गया था एक बच्चा जो कि जबरदस्ती खिलौने बेचने पे मजबूर था जबकि उसकी पढ़ने की उम्र थी। इससे ये पता लगता है कि चाइल्ड लेबर जो है वो कितना प्रेवलेंट है इंडिया में और ये चाइल्ड एजुकेशन पे कितना बुरा इफेक्ट डाल रहा है। जो चाइल्ड लेबर है इसके अगेंस्ट कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं उन्होंने बहुत काम किया है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इस चीज़ के लिए। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्थ ग्रुप है ये भी क्या करता है, इसी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट और चाइल्ड जो राइट्स होते हैं उनके लिए काम करता है लगातार। तो ध्यान रखेंगे इस हेल्थ ग्रुप का भी नाम। तो ये जो आपके राजेश चंद्र हैं जिनको ये पेंटिंग जिनकी एग्जिबिट हुई है लंदन में, ये आपके बेसिकली हैं ऋषिकेश से। ठीक है, तो ऋषिकेश से हैं। आप इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, राजेश चंद्र
ये बहुत ही यंग पेंटर हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल है जो कि चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करता है, रोकता है, तो वो आपका आर्टिकल 24 है। अगला क्वेश्चन नाबार्ड पे है। नाबार्ड ने कितने करोड़ रुपए का जो है लोन दिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट को ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएं। ध्यान रखिए नाबार्ड को ये फंड जो है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, और नाबार्ड की कॉन्स्टिट्यूशन, नाबार्ड कब से बनी, ये सारा कुछ हमने उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब आपको बताना है कि इस साल कितने करोड़ रुपए का लोन दिया गया नाबार्ड के द्वारा उत्तराखंड को। तो ये आपका 2500 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया गया है बाय द नाबार्ड। अगर ये पूछा जाए कि पिछले साल के मुकाबले ये अमाउंट ज़्यादा है या कम, तो ध्यान रखिएगा ये पिछले साल के कंपैरिजन में 14.03% ज़्यादा है। नाबार्ड के चेयरमैन का नाम आप ध्यान रखेंगे, GR चिंटाला। GR चिंटाला जी चेयरमैन है नाबार्ड के, और नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला फोक गॉड म्यूजियम उत्तराखंड का कहाँ पे बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोक गॉड म्यूजियम में क्या होगा? जितने भी फोक गॉड हैं, लोकल गॉड्स हैं उत्तराखंड के, ठीक है, उनको इस म्यूजियम में दिखाया जाएगा ताकि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उत्तराखंड के वो देख पाए कितना रिच कल्चर है इन द टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी उत्तराखंड का, और जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो भी क्या कर सके, अपने कल्चर के साथ जुड़ सके, क्योंकि वो अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। जो लोकल देवता हैं बहुतों को उनके बारे में नहीं पता, तो ये जो फोक गॉड म्यूजियम है ये इन सब चीज़ों को क्या करेगा? प्रिजर्व करेगा। तो ये आपका अल्मोड़ा में सेटअप किया जाएगा। अगर अल्मोड़ा में पूछा जाए कौन सी जगह, तो ये साल्ट में इस्टेब्लिश किया जाएगा, अल्मोड़ा में। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा म्यूजियम है, ये एक पहला ऐसा म्यूजियम है उत्तराखंड का जहाँ पे रिसर्चर्स जो हैं उनको भी मौका दिया जाएगा कि वो जाके म्यूजियम के अंदर अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा पहला म्यूजियम है जहाँ पे रिसर्चर्स को अनुमति है रिसर्च करने की, तो वो आपका अल्मोड़ा का फोक गॉड म्यूजियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर 1 के मार्टिरडम डे के रिगार्डिंग है। मार्टिरडम डे जो है शहीदी दिवस वर्ल्ड वॉर 1 का, ये मनाया गया। जो विक्टोरिया क्रॉस विनर है इनके, आपको उनका नाम बताना है। ये उत्तराखंड से एसोसिएटेड हैं। इस दिन इनको क्या दिया गया? ट्रिब्यूट दिया गया। इनको गढ़वाल राइफल्स ने ट्रिब्यूट दिया, तो आपको इनका नाम बताना है। ये विक्टोरिया क्रॉस विनर हैं वर्ल्ड वॉर 1 के, तो इनका नाम क्या है? गब्बर सिंह नेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए तो आपने इनके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। इनका बर्थडे भी था, ठीक है, और शहीदी दिवस भी जो है वो मनाया गया वर्ल्ड वॉर 1 का। तो ध्यान रखेंगे ये चंबा नगर से थे और इनको गढ़वाल राइफल ने ट्रिब्यूट पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं के बारे में कि ये जो विक्टोरिया क्रॉस विनर गब्बर सिंह नेगी हैं, इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट की गई? तो इनकी इस साल 108वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं के रिगार्डिंग, ध्यान से देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पता लगता है ये फेमस किस लिए हैं। आपको ये बताना है कि ये जो गब्बर सिंह नेगी जी हैं, चंबा ब्लॉक के जो रहने वाले थे, इन्होंने कौन सी कंट्री के सोल्जर्स को मार गिराया था और उसके बाद इन्होंने खुद भी वीरगति प्राप्त की थी? तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने जर्मनी के जो सोल्जर्स थे उनको मार दिया था, उनको मार गिराया था। बहुत ही ब्रेवरी से ये लड़े थे। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। देखिए 108वीं वर्षगांठ इनकी मनाई गई। वर्षगांठ तो 1895 में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने सेकंड गढ़वाल राइफल को ज्वाइन किया था 1913 में। देखिए जब इन्होंने 1913 में ज्वाइन किया, एक साल बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जो जर्मन आर्मी के अगेंस्ट लड़ने के लिए जो टुकड़ी जाएगी उसकी कमांड कौन करेंगे? गब्बर सिंह नेगी। तो अगर पूछा जाए कि इन्होंने किस आर्मी के अगेंस्ट वॉर को जीता था, तो ये जर्मनी के अगेंस्ट लड़े थे। इन्होंने उस जर्मनी के अगेंस्ट जाने वाली टुकड़ी को क्या किया था? कमांड किया था।
और बहुत बहादुरी से लड़ते हुए इन्होंने जर्मन सोल्जर्स और जर्मन आर्मी में पूरा पैनिक क्रिएट कर दिया और बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराया। उसके बाद ये खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा शहर है जिसको अंडरग्राउंड पावर लाइन से कनेक्ट किया जाएगा? अंडरग्राउंड पावर लाइंस ना तो केवल सिटी का ब्यूटिफिकेशन करेंगी, देखिए जब बाहर पावर्स की लाइन दिखती हैं तो वो खतरा भी होती हैं और खराब भी लगती हैं। अगर अंडरग्राउंड हो जाएंगी तो सिटी सुंदर दिखेगा, प्लस ये किस चीज़ को फ़ायदा करेंगी? ये बर्ड्स को बहुत फ़ायदा करेंगी, क्योंकि जो भी पावर लाइंस होती हैं, जो भी रेडिएशंस होती हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान बर्ड्स को पहुंचाती हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है, कहाँ पे ये लिंकअप किया गया है अंडरग्राउंड पावर लाइन के साथ उत्तराखंड का शहर? तो ये आपका हरिद्वार है, जिसमें अंडरग्राउंड पावर लाइंस जो हैं वो बिछाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल टीम दिल्ली के कौन से नए कप्तान बने हैं? ये हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कैप्टन है ये उत्तराखंड से हैं। ये आपके ऋषभ पंत हैं जो कि आईपीएल दिल्ली के कैप्टन बन गए हैं, ठीक है। और ऋषभ पंत आपके कहाँ से हैं? ये रुड़की से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी के बारे में है। हमने अपने लास्ट करंट अफेयर में देखा था इनके बारे में। अब जो इस बार का क्वेश्चन है वो ये है कि इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनाया गया है सेंट्रल कमांड का, वो उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमने पिछले में देखा था, तो यहाँ आप बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चमोली में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। चमोली का बॉर्डर जो है वो कौन से कंट्री के साथ शेयर होता है? तो आपका चाइना के साथ शेयर होता है, जो कि बहुत सेंसिटिव बॉर्डर हुआ और वहां पे इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर महालक्ष्मी किट स्कीम? तो ये जो आपकी स्कीम है ये लॉन्च करी गई है बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा? जिस भी घर में डॉटर का बर्थ होगा वहां पे माँ और बेटी को एक किट दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट, जिसमें कि कुछ खाने लायक अच्छी अच्छी चीजें होंगी, प्लस कैश में भी कुछ रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर ये पूछा जाए कि चीफ मिनिस्टर महालक्ष्मी किट स्कीम का पहले नाम क्या था, तो ये पुरानी स्कीम है जिसका पहले नाम था सीएम सौभाग्यवती किट। पहले ये सौभाग्यवती किट के नाम से थी और अब ये महालक्ष्मी किट के नाम से जानी जाएगी। और ये डॉटर के बर्थ को सेलिब्रेशन करने के लिए ये किट जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली फॉर्मर डायरेक्टर जो हैं एरिस के, जिनका नाम था डॉक्टर अनिल पांडे, इनका देहांत हो गया है। ये कौन से फील्ड के साथ एसोसिएटेड थे? तो पहली बात, आपको एरिस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आर्यभट्ट ऑब्जर्वेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका कहाँ पे है? नैनीताल में। आपसे पूछा जा सकता है मैथ्स कॉलम में, ये नैनीताल में है। और जो डॉक्टर अनिल पांडे थे ये बहुत ही फेमस क्या थे? साइंटिस्ट थे। इनका अभी अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पे है। आपको बताना है ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। ये रिपोर्ट एक्चुअल में है क्या? ये बताती है कि ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी कैसी रहने वाली है आगे चल के, प्लस ये स्पेसिफिक कंट्रीज का भी बताती है कि स्पेसिफिक कंट्री का ग्रोथ रेट क्या रहेगा कुछ टाइम में आने वाले में। ये प्रिडिक्शंस देती है। तो इसने प्रिडिक्ट किया है रिपोर्ट ने कि 12.5% ग्रोथ रहेगी इंडिया की, ठीक है। तो ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्क इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपने स्टैटिक पढ़ा है कि आईएमएफ का हेड क्वार्टर और चीफ कौन है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन भी, आप कमेंट में बताएंगे अगर आपने स्टैटिक प्रिपेयर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के बारे में है। आपको बताना है ये अप्रैल की कौन सी डेट को मनाया जाता है। ये हेमोफीलिया के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है। हेमोफीलिया है क्या, पहले थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। देखिए, ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। मोस्ट प्रोबेबली ये जीन्स के थ्रू ही होता है, जेनेटिक है।
इसमें होता क्या है, जो भी पेशेंट होता है अगर उसको थोड़ी सी स्क्रैच या थोड़ी सी चोट भी लगती है तो उसकी जो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं है। अब हम सब जानते हैं ब्लीडिंग जो है वो कैसे रुकती है, ब्लड हमारे जख्म से तब आना बंद होता है जब क्लॉट बन जाता है। तो ये जो हेमोफीलिया का पेशेंट होता है इसमें क्लॉटिंग नहीं बन पाती जल्दी। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है वो आसानी से नहीं बनता। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है अपने एग्जाम के लिए तो आपको पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए वो आपका फिब्रिनोजन है, ठीक है। तो ये प्रोटीन भी कम होता है, प्लस दूसरे प्रोटीन जो चाहिए होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के लिए वो हीमोफीलिया के पेशेंट में बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो इसलिए ये बीमारी खतरनाक है, ठीक है। और ये जो आपका हीमोफीलिया डे है ये कब मनाया जाता है? ये आपका 17 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। 17 अप्रैल को क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि इस दिन फ्रैंक शेनाबेल का क्या होता है? बर्थडे होता है। अब फ्रैंक शेनाबेल कौन है? ये वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया इस्टेब्लिश किया था और इन्हीं के बर्थडे पे ये 17 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेमोफीलिया डे को सेलिब्रेट करते हैं। फ्रैंक शेनाबेल, आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया सेटअप किया था। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।